नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र के करंजा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है। सीएम ने जनसभा को संबोधित किया। क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। मंच पर उपस्थित बंजारा समुदाय के धर्मगुरु और जिन्हें अभी महाराष्ट्र की विधान परिषद के लिए जिनका मनोनयन हुआ है, ऐसे संत बाबू सिंह महाराज जी, मंच पर उपस्थित पौरा देवी के श्री महंत कबीरदास महाराज जी, लिमाना पीठ आदिलाबाद के महंत राम सिंह महाराज जी, पोहरा देवी के महंत सुनील महाराज जी, महंत जितेंद्र महाराज जी, महंत यशवंत महाराज जी, चैतन्य आश्रम के श्री महंत श्याम चैतन्य महाराज जी, महंत सुरेश महाराज जी, राजपुर आश्रम से राय सिंह महाराज जी, भारतीय जनता पार्टी के वासिम के जिला के अध्यक्ष श्री राजू राजे पाटिल जी, एनसीपी के जिलाध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे जी, माजी विधायक लखन मलिक जी, विजय राघव जाधव जी, भारतीय जनता पार्टी और महायुति गठबंधन के प्रत्याशी सरिताई ढाके जी, वासीम विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार श्याम जी खोड़े जी और उपस्थित सभी मेरे बहनों और भाइयों, ये मेरा सौभाग्य है कि क्षेत्र की काशी कही जाने वाली बंजारा समुदाय के पवित्र स्थल संत सेवालाल महाराज, संत रामलाल महाराज, संत बामनलाल महाराज की साधना की पवित्र भूमि और जहां पे साक्षात जगतजननी मां भगवती अम्बा ने दर्शन दिया, इस पावन धरा को मुझे आज नमन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जगतजननी मां भगवती अम्बा और इन पूज्य संतों के श्री चरणों का नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जय सेवालाल महाराज। बहनों भाइयों, इसे मैं एक सुखद संजोग मानता हूं। जो बंजारा समुदाय कभी अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा था, आज उस बंजारा समुदाय को प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में सत्ता की, शासन की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके बाबू सिंह महाराज को एमएलसी के रूप में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये कार्य इसलिए महत्वपूर्ण है कि अब बाबू सिंह महाराज के जाने के बाद न केवल इस पवित्र काशी के बंजारा समुदाय की इस पवित्र काशी का सुंदरीकरण करने की भारतीय जनता पार्टी का अभियान और तेजी के साथ आगे बढ़ेगा।
जो समाज विरोधी देशद्रोही तत्व बंजारा समुदाय का धर्मांतरण करके उन्हें गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे, अब वे लोग सफल नहीं होने पाएंगे और एकजुट होकर के जिस बात का आह्वान कभी छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था, जिस कार्य के लिए संभाजी महाराज ने अपना बलिदान दिया था, जिन कार्यों के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, आज उन कार्यक्रमों को मजबूती के साथ हमें करंजा क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, इस समय महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन कार्य कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है। मोदी जी का कार्य पिछले 10 वर्ष के अंदर पूरे देश ने देखा है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, समाज के हरेक तबके को देने का कार्य हो रहा है। वहीं दूसरी ओर समाज और राष्ट्रद्रोही तत्वों को अपने गले का हार बनाने वाला महाअघाड़ी के नाम पर एक महाअघाड़ी गठबंधन भी कांग्रेस के नेतृत्व में आपके बीच में है। न उनके पास नीति है, न देश को आगे बढ़ाने की कोई नीति है, न उनकी नियत साफ है और न उनमें नैतिक बल ही है। ये लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राह पर चल करके देश की अपूर्णीय क्षति करना चाहते हैं और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, याद करिए, महायुति गठबंधन, भाजपा, शिवसेना, एनसीपी, ये सभी मिलकर के महाराष्ट्र के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है। देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी गाड़ी है महाअघाड़ी के पास जिस पे स्टीयरिंग भी नहीं, उस गाड़ी के टायर भी गायब हो गए हैं और ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए आपस में ही छीना झपटी हो रही है। छीना झपटी हो रही है कि कौन ड्राइविंग सीट पर बैठेगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, याद करिए जब एक कांग्रेस की सरकार थी, पाकिस्तान घुसपैठ करता था, आतंकी वारदात को अंजाम देता था, बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होती थी। हम लोग बोलते थे उस समय कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करो, तो कांग्रेस का नेतृत्व कहता था कि नहीं नहीं, हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे पाकिस्तान भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता, आतंकवादियों को भारत की सीमा में घुसपैठ करने के लिए प्रश्रय देने का दुस्साहस नहीं कर सकता। अगर करेगा तो फिर खामियाजा भी भुगतेगा। ये नया भारत है, ये नया भारत है। छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है। सीमाओं की सुरक्षा करना जानता है,
अपनी जनता की सुरक्षा करना जानता है। ये नया भारत है, अपमान नहीं सहता। ये नया भारत है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे। यहां पर हमने देखा कितना भव्य स्थल बन रहा है, संत सेवालाल महाराज की पावन समाधि स्थली, संत रामराव महाराज की समाधि स्थली, संत बामनलाल महाराज की साधना स्थली कितनी पवित्र और कितना भव्य रूप ले रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की विरासत के प्रति सम्मान का भाव है। बहनों और भाइयों, ऐसे ही हाईवे बन रहे हैं, रेलवे, मेट्रो, रैपिड रेल, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, गांव गांव की बेहतरीन कनेक्टिविटी, यह गरीब के लिए आवास, पीएम आवास योजना में आवास, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा, 70 वर्ष से ऊपर के हरेक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या फिर अन्य अनेक गरीब कल्याणकारी योजनाएं, यह तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं। लेकिन साथ साथ गरीब कल्याण भी है, विकास भी है, सुरक्षा भी है, सुशासन भी है, तो विरासत के प्रति सम्मान का भाव। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद अयोध्या में फिर से भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। भव्य राम मंदिर का निर्माण, ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस को हिंदू भावनाओं की चिंता नहीं थी। कांग्रेस को हिंदू भावनाओं की चिंता नहीं थी। बहनों और भाइयों, अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बन रही है, भगवान राम की स्थली सुंदर बन रही है। लेकिन प्रश्न है, अयोध्या में ये अपमान 500 वर्ष पहले क्यों झेलना पड़ा था? राम मंदिर के 500 वर्षों तक क्यों संघर्ष करना पड़ा था? छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस स्वराज की संकल्पना को आगे बढ़ाया था, इसके लिए संघर्ष क्यों करना पड़ा था? पेशवा बाजीराव को एक भारत एक राष्ट्र की संकल्पना के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ा था? सामाजिक समता के लिए महात्मा फुले को क्यों आंदोलन करना पड़ा था? बहनों और भाइयों, एक विधान सब समान, इसका आह्वान करने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्यों संघर्ष करना पड़ा था? कारण था, हम बटे थे और बटे थे इसीलिए कटे थे। हम बटे थे इसीलिए कटे थे। और आज हम कहने के आए, एक है तो सेफ है, एक है सेफ है, यानी सुरक्षित है। और इसीलिए मेरी आप सबसे आह्वान है, विनती है, चुनाव में बंटना नहीं है, आपस में लड़ना नहीं है, एक होकर के देश के हित में काम करने वाली, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी को अपना पूरा समर्थन और आशीर्वाद देना है। आप देंगे? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने सईताई ढाके को अपना उम्मीदवार बना करके, कारंजा से अपना उम्मीदवार बना करके आपके बीच में उन्हें भेजा है, और वासीम से श्री श्याम जी खोड़े को अपना उम्मीदवार बना करके भेजा है। इन दोनों को आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा।
दोनों हाथ मिला करके इन्हें आश्वस्त करिए, इनको अपना आशीर्वाद मिलेगा, बटेंगे तो नहीं, एक रहेंगे, एक रहेंगे। तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, संत सेवालाल महाराज की, संत सेवालाल महाराज की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो वहीं महाराष्ट्र के चिमूर में आपको बताते चले कि बीजेपी की तरफ से एक रैली आयोजित की गई, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने शिरकत कर रैली को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि चंदपुर के इस क्षेत्र ने दशकों तक नक्सलवाद की आग को झेला है। कांग्रेस और उसके साथियों ने भी आग को सिर्फ और सिर्फ खूनी खेल दिए हैं और हमारी सरकार ने नक्सलवाद पर लगाम लगाई है। आइए आपको सुनाते हैं कि पीएम मोदी ने आगे क्या कुछ कहा है। हमारे चंद्रपुर के इस क्षेत्र ने भी दशकों तक नक्सलवाद की आग को झेला है। इस क्षेत्र ने क्या कुछ नहीं सहा। नक्सलवाद के कुचक्र में कितने ही युवाओं का जीवन बर्बाद हो गया। हिंसा का खूनी खेल चलता रहा। औद्योगिक संभावनाओं ने यहां दम तोड़ दिया। कांग्रेस उसके साथियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ खूनी खेल दिए हैं। ये हमारी सरकार है जिसने नक्सलवाद पर लगाम लगाई। क्यों? हमारे चंद्रपुर के इस क्षेत्र। आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जमकर निशाना साधा, जहां पर नक्सलवाद को लेकर पीएम मोदी ने जमकर निशाना साधा है। बीजेपी के चिमूर में आयोजित रैली में प्रतिभाग किया और इस दौरान लगातार हमला बोलते हुए नजर आए हैं। पीएम मोदी ने रैली को संबोधित भी किया, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम भी पहुंचा था। नक्सलवाद को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी लगातार हमला बोल रहे हैं। आपको बताते चलें कि नक्सलवाद को लेकर अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमला बोलते रहते हैं और फिर से उन्होंने एक बार नक्सलवाद पर हमला बोला है। बीजेपी चिमूर में आयोजित रैली को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने विपक्षियों को आड़े हाथों लिया और साथ ही नक्सलवाद को लेकर भी जमकर बरसते हुए नजर आए हैं। आपको बताते चले कि लगातार तमाम तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं और इसी दौरान बीजेपी ने चिमूर में एक रैली का आयोजन किया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की और इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए, रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, जिस दौरान उन्होंने नक्सलवाद को लेकर कड़ा हमला बोला है। आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विपक्ष को आड़े हाथों ले रहे, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने नक्सलवाद पर हमला बोला और साथ ही रैली को संबोधित किया, जहां पर बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे हुए थे। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के झरिया में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। शाह ने आगे क्या कुछ कहा है, आपको भी सुनाते हैं। आज हमारे देश के महान नेता मदन मोहन मालवीय जी का आज मालवीय जी की पुण्यतिथि है।
मालवीय जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया और साथ साथ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना महामना मालवीय जी ने की। मैं आज माननीय जी को प्रणाम कर कर सबकी ओर से श्रद्धांजलि देने का काम करने वाला हूं। भाइयों बहनों, आने वाली 20 तारीख को आप सभी को अपना वोट देना है। याद रखिएगा झरिया वालों, धनबाद वालों, आपका एक वोट झारखंड का भविष्य तय करने वाला वोट है। आपका एक वोट तय करेगा कि खुद को करोड़पति अरबोपति बनाने वाला जेएमएम चाहिए कि गरीब माताओं को लखपति दीदी बनाने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार चाहिए। नरेंद्र मोदी। अरे झरिया धनबाद वालों, हजारों की संख्या में दूर दूर तक धूप में आप खड़े हैं। मुझे बताइए, किसी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? अरे कोई भी हो तो जरा बताए, देखा है क्या? किसी ने 35 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? अब देखिए, आप किसी ने नहीं देखा है और एक कांग्रेस के सांसद, जेएम की सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के घर से 35 करोड़ रुपया पकड़ा जाता है और कांग्रेस के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया पकड़ा जाता है। अब 350 करोड़ रुपया पकड़ लिए, गिनना कैसे? पूरी रांची की नोट गिनने की मशीन इकट्ठी की, 27 मशीनें, और पूरा दिन गिनती रही। मशीनें गर्म हो गई, इनकी नोट खत्म नहीं हुई भैया, नोट खत्म नहीं। ये झरिया धनबाद वालों, ये 350 करोड़ रुपया, ये 35 करोड़ रुपया किसका है? जरा बताओ मुझे, किसका है? ये हेमंत सोरेन का है क्या? कांग्रेस पार्टी का है क्या? भाइयों बहनों, ये 350 करोड़ रुपया मेरे झरिया और धनबाद के युवाओं का है, माताओं का है, जो ये लूट कर ले गए हैं। और ये मानते हैं कि हमने लूट खसोट कर दी, कुछ नहीं होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, आप कमल फूल की सरकार बना दो, 1 करोड़ों रुपया लूटने वालों को हम उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। झारखंड के गरीब आदिवासियों का, पिछड़ा वर्ग के लोगों का, युवाओं का जो रुपया उन्होंने लूटा है, वो सूद समेत इसकी पाई झारखंड की तिजोरी में जमा होगी। ये मेरा आपसे वादा है भाइयों, वादा है। भाइयों बहनों, उन्होंने 1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला किया, बड़ा भूमि घोटाला किया, 1000 करोड़ का खनन घोटाला किया, सेना की जमीन भी कब्जा ली, हजारों करोड़ का शराब का घोटाला किया। एक घोटाला करने वाली सरकार है, घोटाला करने वाली सरकार है। भाइयों बहनों, मैं आज कहने आया हूं कि हमारी सरकार बनेगी तो हमने क्या करना है, उसका एक हमने संकल्प पत्र बनाया है। आप मुझे बताओ, ये राहुल बाबा
फटाखट फटाफट खटाखट फटाखट घोषणाएं करते हैं, पूरी होगी क्या? जोर से बोलो, पूरी होगी? अब झरिया धनबाद वालों, आप भी ना बोल रहे हो और राहुल बाबा के अध्यक्ष खड़गे जी भी ना बोल रहे हैं कि ये कुछ पूरा नहीं होने वाला। मगर मैं आज कहने आया हूं, नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, मोदी गारंटी पत्थर पर लकीर होती है। ये एक एक गारंटी को पूरा करने का काम हम करेंगे। हमने कहा है कि गोगो दीदी योजना के तहत एक फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।